हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आरसी मीणा कह रहे हैं प्रणाम गुरु जी। प्रणाम भाई आरसी, प्रणाम सभी को, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। अगर आपको अब से पहले जो भी क्लासें हो गई है उनमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो अपना क्लास ओपन है डिस्कशन के लिए, आप कुछ भी पूछ सकते हो। सॉइल साइंस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि कल की क्लास में हमने सॉइल की थर्मल प्रॉपर्टीज में या फिर सॉइल फिजिक्स में जो थर्मल प्रॉपर्टीज आती है उनमें से हमने थर्मल कंडक्टिविटी को स्टडी कर लिया था। और थर्मल कंडक्टिविटी के बहुत सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाए थे और मैंने आपको यह भी डिफ्रेंशिएट करना सिखाया था कि सॉइल टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी जो है इन दोनों को एक नहीं मानना है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हमें इनको डिफरेंट मान के ही स्टडी करना है। इस बारे में भी हमने चर्चा की थी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, राजकुमार प्रणाम बेटा, प्रणाम राजकुमार। इसके बाद मैंने आपको कुछ छोटी छोटी टर्म्स बताई थी और उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर डबल आर और एरो की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनमें पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो एक जो आ जाती है उसको तो हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। एक तो आ जाती है आपकी जो पहली टर्म है वो आ जाती है थर्मल थर्मल डिफ्यूजिविटी। और जो दूसरी टर्म होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसी के नीचे लिख देता हूं मैं, सेकंड जो टर्म आती है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको बोलते हैं थर्मल रिटेंटिविटी। याद रखना ये दोनों टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजिविटी की, बात कर लेते हैं। तो आपको याद ही होगा डिफ्यूजिविटी का मतलब होता है किसी भी चीज को हम स्प्रेड करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थर्मल डिफ्यूजिविटी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो बहुत आसान है। थर्मल डिफ्यूजिविटी एक रेशियो है बेटा। रेशियो जब भी आता है इसका मतलब दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज का रेशियो अनुपात निकालना है तो अनुपात को इस तरह से लिखते हो ना, एक ऊपर और एक नीचे। तो ठीक वैसे ही ध्यान रखना थर्मल डिफ्यूजिविटी भी एक रेशियो है। किसका रेशियो है? ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी का। और याद रखना साथ में आपको लिखना है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक जो हीट होती है, आपने स्पेसिफिक हीट रीड कर लिया है। और स्पेसिफिक हीट के अलावा वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने कल का सेशन अच्छे से लिया होगा तो हमने तीन चीजें पढ़ी थी। एक तो मैंने कहा था स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, जिसको हमने थर्मल कैपेसिटी भी कहा था। और एक मैंने कहा था स्पेसिफिक जो हीट होता है आपका, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। स्पेसिफिक हीट में मैंने कहा था 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है। और हीट कैपेसिटी में कहा था कि भैया यूनिट मास होगा, कुछ फिक्स नहीं है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आपको मैंने कहा था ये क्या है, रेशियो है थर्मल कंडक्टिविटी का और आपकी जो हीट कैपेसिटी है, इन दोनों का ये क्या है, रेशियो है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है और इसमें यूनिट जो है वो डेफिनेशन से ही आप बना सकते हो। कई बार बहुत आसान सा सवाल आ जाता है और आप कंफ्यूज होकर गलत नहीं करो, इसका विशेष आपको ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम सिंपल सा लिख देंगे कि थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ए रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैं फिर क्लियर कर देता हूं।
आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है, इसका मतलब होता है अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी का और उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी होती है, अगर इन दोनों के आप रेशियो की बात करते हो तो इसी रेशियो को हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी, हम लोग इसको कहते हैं। क्लियरली आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम अंडर यूनिट थर्मल, जो आपका ग्रेडियंट था, थर्मल ग्रेडियंट था, उसमें से जो हीट ट्रांसमिट होती है उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट मैंने आपको लिखवा दी थी। आगे लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसके आगे एक शब्द लिखा हुआ है वॉल्यूम। क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। अच्छा, एक आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझाता हूं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट जो सॉइल साइंस में बार बार काम आता है। एक शब्द हमने यूज किया था डेंसिटी, ध्यान रखना, एक वर्ड हमने यूज किया था डेंसिटी। और याद रखना डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखाया था? मास अपॉन वॉल्यूम। आपको याद ही होगा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला सबको याद होता है, लेकिन फिर भी बच्चे कंसेप्ट को भूल जाते हैं, तो वो कंसेप्ट क्या है उसको थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि डेंसिटी के नीचे में 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के नीचे अगर आप नीचे की तरफ जैसे मान लीजिए मैं कहूं 10 है और 10 को 10/1 लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई? 1 का भाग दो, फिर भी रिजल्ट क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो मैं इसके नीचे क्या मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं। अब मैं इसको वज्र गुणा करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो मेरे सामने एक चीज निकल के आती है, मास इज इक्वल टू, अगर आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को उसके वॉल्यूम के साथ गुणा कर देते हो तो आप उसका मास, मास का मतलब होता है उसका वेट, यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी पदार्थ का अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो, उसकी डेंसिटी दी हुई हो और फिर आपसे कहे कि बताइए उसका वजन कितना होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने शायद इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं भी दिया है तो सॉइल साइंस के अंदर आपको बता देता हूं बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जो इस फॉर्मूले का यूज करके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में एक बार सवाल भी आया था, इस रिलेशन का सवाल आया था कि बता दीजिए आपको किसी भी सब्सटेंस का, जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं किसी सब्सटेंस की आपको डेंसिटी दी हुई है, बोले डेंसिटी कितनी दी हुई है? जैसे आपको डेंसिटी दी हुई है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो वॉल्यूम है मान लेते हैं आपको वॉल्यूम दे दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या है आपका 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर आपसे पूछे कि बताइए उसका मास क्या होगा, तो आप टेंशन मत कीजिए, आप उसकी डेंसिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका क्या होगा? वो उसका मास होगा। ये कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा लेना बेटा। बोले सर उल्टा भी कर सकते हैं क्या? हमें मास दिया हुआ हो और डेंसिटी दे दे और पूछे वॉल्यूम क्या होगा, तब क्या करना है? मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप ऐसे केस में भी रिजल्ट का, या यूं कहें ऐसे केस में भी आप आंसर निकाल सकते हो, और वो कैसे निकालते हैं वो भी समझ लीजिए। मुझे यहां याद रखना वॉल्यूम निकालना है। दिया क्या है? दिया है मुझे मास और डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी को नीचे भेज दूं तो यहां क्या बच जाएगा? वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है? बराबर होता है किसके? बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी। यानी अगर किसी भी पदार्थ की वजन में आप उसकी डेंसिटी का भाग दे देते हो तो उसका वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझ लेना। आगे चल के हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल जो मॉइस्चर से रिलेटेड है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके का जो कंसेप्ट है वो हमारे काम आता है। बहुत से बच्चे जो है वो जब आरपीएससी में इंटरव्यूज को फेस करते हैं तो ये सवाल उनको ऐसा कैसा पूछा जाता है, या फिर यूं कहें कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो और उसका इंटरव्यू फेस करते हो तो ये कंसेप्ट आपको पूछ लिया जाता है। तो याद रखना ये वही कंसेप्ट है जो मैंने डेंसिटी से निकाला था, मास अपॉन वॉल्यूम, उसी को आगे बढ़ाकर मैंने मास निकाल लिया, उसी को आगे बढ़ा के मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। तो अगर आपको इस तरह का न्यूमेरिकल या सवाल एग्जाम में दे दे कि आपको मास भी दे दे और आपको जैसे मान लेते हैं वॉल्यूम दे दे, तो आप डेंसिटी निकाल दोगे। इन तीन में से आपको दो चीज देकर कोई सी भी तीसरी चीज निकाल सकते हो, उसका कंसेप्ट आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्लियर है मामला? इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
बोले सर आप ये बात यहाँ क्यों लेके आए हो, इसकी कहाँ जरूरत आ गई थी, आपने बीच में ये कंसेप्ट क्यों घुसा दिया। उसके पीछे ये कारण है बेटा कि मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने जो कंसेप्ट आपको स्टडी करवाया था वो था हीट कैपेसिटी का। क्या था आपको, मैंने आपको कहा था हीट कैपेसिटी मैंने आपको पढ़ाया था। एक मैंने आपको पढ़ाया था स्पेसिफिक हीट, यानी ये दो चीजें मैंने पढ़ाई थी। स्पेसिफिक हीट में हमने चर्चा किया था कि याद रखना ग्राम में हमने बात की थी, लेकिन अगर बात करें हीट कैपेसिटी की तो हीट कैपेसिटी के केस में हमने कहा था यूनिट मास। क्या बात किया था हमने, यूनिट मास बात किया था। अब जैसे मान लो हीट कैपेसिटी में हमने कहा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, उसको हमने कहा हीट कैपेसिटी। लेकिन मैं चाहता हूं जैसे मान लो मेरे पास है 100 ग्राम सोइल थी, अब मैं 100 ग्राम में नहीं ले रहा सोइल को, मैं मान लो सोइल को ले रहा हूं 100 सेंटीमीटर क्यूब में। देखो 100 इसका मतलब फिक्स है, तो क्या मैं इसको यूनिट कह सकता हूं, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब वजन नहीं है, ये तो वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हो गया यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में इस मास शब्द की जगह आप वॉल्यूम काम में लेते हो तो इस हीट कैपेसिटी का जो शब्द है वही बदल जाएगा, और बदल के यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी आपका शब्द आ जाएगा। यानी कि हीट कैपेसिटी अलग चीज होता है और वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी अलग होता है। हीट कैपेसिटी में यूनिट मास हम काम में लेते हैं 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 1 किलो 2 किलो कुछ भी ले सकते हो आप। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी के अंदर हम किसको काम में लेते हैं, हम काम में लेते हैं यूनिट वॉल्यूम को। बस ये छोटा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जब हम थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करते हैं तो उसमें क्लियरली हमने वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी शब्द उपयोग किया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों आपको मास की जगह वॉल्यूम काम में लेना है। मास आप ले रहे थे पहले, अगर हम न्यूमेरिकल्स या डेफिनेशंस की बात करें तो हीट कैपेसिटी में आप क्या काम में ले रहे थे, मास काम में ले रहे थे। अभी मैंने कहा कि मास को आप क्या कर दीजिए, जो मास है आपका उस मास को आप डिवाइड कर दो डेंसिटी से, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मास एंड डेंसिटी का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर ये मास और डेंसिटी का कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। सिर्फ मास लेंगे तो हीट कैपेसिटी, मास और डेंसिटी का अगर कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। और अगर मान लीजिए इन दोनों शब्दों को आप चाहते हो कि सर हम दोनों नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली एक शब्द लिख दीजिए वॉल्यूम। आई होप कि ये एकदम इजीली आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी कविता चौधरी राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे बेटा राधे राधे। आप क्लास में रोजाना ऐड होइए बेटा, अपनी क्लास रोजाना इसी टाइम पे होगी। आपको मैं क्लियरली सूचित कर देता हूं हमारी क्लास का जो टाइम रहेगा वो 8:30 से 9 बजे स्टार्ट होगी, उसके बाद कंटिन्यूअसली चलेगी। तो आप उम्मीद करता हूं रोजाना इस क्लास को इसी टाइम पे ज्वाइन करोगे और आपको जो सारे कंसेप्ट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजिविटी। आप चाहो तो इन चीजों को लिख सकते हो, स्पेशली इस कंसेप्ट को तो लिख लेना बेटा, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं बुक्स में पढ़ते हैं तो ये बातें समझाई हुई नहीं होती है, वहां डायरेक्टली ये बात लिख दी होती है और बात खत्म। लेकिन यहां से हम और कैसे कैसे चीजों को कैलकुलेट करते हैं मैं इजी वे में आपको समझा रहा हूं, और इसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी ये हो गया हमारा थर्मल डिफ्यूजिविटी हो गया। इसमें किसी तरीके का कोई भी आपको डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए, अदरवाइज हम बात करते हैं थर्मल रिटेंटिविटी जो होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कोई डाउट है, अगर है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एक छोटा सा शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल रिटेंटिविटी। देखो थर्मल रिटेंटिविटी जो है वो खुद चीख चीख के अपना सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। रिटेंटिविटी में रिटेंटिविटी से आप एक शब्द बना दीजिए रिटेंशन। क्या बना दीजिए, आप एक वर्ड बना दीजिए रिटेंशन, जो वर्ड है वो बना दीजिए। रिटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज को धारण करना। रिटेंशन या रिटेन का मतलब होता है किसी भी चीज को धारण करना। यानी कि थर्मल रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि कैपेसिटी टू रिटेन द हीट
कोई भी पदार्थ जैसे सॉइल हो सकती है या कोई और पदार्थ हो सकता है, वो कितनी हीट को अपने अंदर रिटेन कर सकता है, समाहित कर सकता है, उस हीट को बोलते हैं थर्मल रिटेंटिविटी। क्लियर है? डिफ्यूजिविटी का मतलब होता है उसको बाहर भेजना है, डिफ्यूज करना है, दूर भेजना है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है उसको अपने अंदर रखना है। और थर्मल रिटेंटिविटी जो होती है वो थर्मल डिफ्यूजिविटी का जस्ट उल्टा होती है, यानी कि रेसिप्रोकल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, उसको बोलते हैं थर्मल रिटेंटिविटी। ये एकदम छोटा सा सवाल आता है, देखो ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। बोले क्या आता है सर इसका सवाल? इसका सवाल आता है कि जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेसिप्रोकल होता है थर्मल रिटेंटिविटी। तो याद रखना, रेसिप्रोकल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी इज कॉल्ड थर्मल रिटेंटिविटी। इसके लिए आप सिंपल अगर समझना चाहो तो लिख सकते हो, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटी टू रिटेन हीट बाय सब्सटेंस। देखो आप चाहो तो इस सब्सटेंस की जगह सॉइल वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही सॉइल वर्ड लिखोगे फिर आपके आ जाएगा सॉइल थर्मल रिटेंटिविटी। जैसे यहाँ सब्सटेंस की जगह आप, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, हवा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ सॉइल लिख दोगे अब हो जाएगा सॉइल थर्मल रिटेंटिविटी, सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है मैटर आपको? यानी उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमने सॉइल की जो थर्मल प्रॉपर्टीज है इनको स्टडी कर लिया है। लेकिन इन सब के आगे एक और थर्मल प्रॉपर्टी आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूं कहें कि उससे भी बहुत बार सवाल पूछा हुआ है। बोले सर ये कौन सी है? नेक्स्ट जो थर्मल प्रॉपर्टी आ जाती है उसको भी आप समझ लीजिए। एक होता है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। और याद रखना प्री पीजी में इसका सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और प्री पीजी में जो सवाल पूछा जा चुका है एओडब्ल्यूओ में 100% वो आने की संभावना रहती है, पूर्ण संभावना उसकी बनी रहती है ऑलवेज। और रही बात एआरओ डबल एआरओ की, उसमें तो बेटा सॉइल में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें तो कोई आपको छोड़ना ही नहीं है। यानी हमारे पास एक नया वर्ड आता है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या आता है? लेटेंट हीट। अब सबसे पहले आप लेटेंट हीट वर्ड को समझ लीजिए, उसके बाद में आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ाऊंगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ाऊंगा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्ट सब्लिमेशन पढ़ाऊंगा। अलग अलग प्रकार की लेटेंट हीट होती है, लेकिन इन सबसे पहले आपको सिर्फ इतना समझना है कि भैया लेटेंट हीट खुद होता क्या है, उसको हमें समझना पड़ेगा। हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसकी अलग अलग फॉर्म होती है, फॉर्म, या जिसको हम बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेट, या फिर इसी को बोल देते हैं फॉर्म। बेटा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, या फिर बात करें तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो गैसियस फॉर्म में भी होता है। जनरली पानी की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको वाटर के एग्जाम्पल से समझा देता हूं। वैसे अलग अलग सब्सटेंस का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हम वाटर से बात करते हैं। वाटर जब पानी बहता हुआ रहता है तो वो लिक्विड फॉर्म में है। जब भी वाटर आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। जब भी वाटर जो होता है वो इवोपरेट हो जाता है और वेपर की फॉर्म में एकदम जलवाष्प बन के हाइड्रोस्कोपिक फॉर्म में जाता है, तो वो कौन सी फॉर्म में चला जाता है? गैसियस फॉर्म में। यानी है पानी, ऐसा नहीं कि इन तीनों के अंदर इसका केमिकल फॉर्मूला बदल जाता है। बेटा यहाँ वेपर में ये H2O ही रहता है, सब जगह केमिकल फॉर्मूला इसका सेम है, लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा क्यों? एक ही पदार्थ है लेकिन उसकी अलग अलग फॉर्म है, एक बार वो लिक्विड फॉर्म में, एक बार सॉलिड हो गया, एक बार वेपर फॉर्म में चला गया। ऐसा क्यों है? तो याद रखना, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसके कन्वर्ट होते होने के लिए एक फिक्स अमाउंट में हमें हीट चाहिए होती है, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे मान लीजिए पानी आइस के फॉर्म में, बर्फ है, उस बर्फ को हमें मेल्ट करना है, पिघलना है, उसको पिघाल कर हमें क्या बनाना है? पानी बनाना है लिक्विड फॉर्म में।
तो उसको पिघलने के लिए हमें उसको गर्म करना। आपने देखा होगा घर में जैसे बर्फ है उसको या तो गर्म जगह आप गर्म सतह पर रख दीजिए या आप एक तपेले में डालिए और गैस के ऊपर रख दीजिए, थोड़े टाइम के बाद वो पिघल जाएगी। यानी उस सॉलिड फॉर्म को जैसे ही आप हीट देते हो तो हीट देने के बाद तुरंत क्या होगा, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। एक बड़ा सा कमेंट आया है, मैं फटाफट से पढ़ लेता हूं। सर प्लीज आप AARO का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दो। सर ये ISSS की प्रॉपर इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। बिल्कुल आरसी, आपकी इस बात पे गौर फरमाया जाएगा और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए AARO और ARO का एक कंबाइन कोर्स लेके आ रहा हूं जिसमें आप लोगों को बुक्स की भी छुट्टी कर देंगे। आप सिर्फ हमारा जो कंटेंट है उसी पे फोकस करना, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सब कुछ एकदम एकदम यूं कहें एकदम मारवाड़ी में पढ़ा देंगे, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं ना हिंदी और आपकी इंग्लिश का जो मिक्सअप करके हम पढ़ा रहे हैं, जिससे AA वाले बैच के जो बच्चे हैं उनको भी दिक्कत नहीं आए और जो मास्टर डिग्री किए हुए ARO वाले बैच वाले उनको भी दिक्कत नहीं आए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में चलेंगे जिसमें आपको लैंग्वेज का कभी इश्यू आएगा ही नहीं। फिलहाल हम लेटेंट हीट को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लेटेंट हीट के हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है कि कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। बोले सर कैसे? जैसे हम बात करें मेल्टिंग की, यानी जब पानी पिघलता है तो एक फ्रीजिंग पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी सवाल पूछा हुआ है, याद रखना, WHO के अंदर ही पूछा हुआ है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमाव बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको आप जमाव बिंदु, उबाल बिंदु इस तरह से बोलते हैं, क्वथनांक जिसको बोलते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हम बर्फ आइस की बात करते हैं तो आइस कन्वर्ट होगी बेटा वाटर के अंदर, यानी पानी अपनी लिक्विड फॉर्म के अंदर जाएगा। कौन सी फॉर्म में जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। तो याद रखना बर्फ कभी भी नहीं पिघलेगी अगर उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा, तो वो बर्फ बन के ही रहेगी। यानी जैसे ही तापमान 0 से ऊपर जाता है तब पिघलती है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसको मैं उदाहरण देके समझा सकता हूं कि भैया पानी का या किसी भी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण सॉरी, वाटर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने के लिए आपको उसको एक फिक्स अमाउंट में हीट देने की आवश्यकता होती है। वो हीट जैसे ही उसको मिलती है वो फटाफट से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो, सर्दियां आ गई है, नहाने के लिए पानी सारे बच्चे गर्म करते होंगे, तो आप थोड़ी सी देर पानी को जब गर्म करते हो तो आप देखते होंगे कि पानी के ऊपर से जो भाप बन के पानी धीरे धीरे उड़ता रहता है लगातार। जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जाते हो, गर्म करते जाते हो, काफी समय के बाद आप पाओगे कि पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। यानी पानी उबलना स्टार्ट होता है, उससे बहुत देर पहले ही पानी उड़ना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जैसे ही पानी को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो हो जाएगा। उसको जरूरी नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेके जाना पड़े। क्लियर है मामला? जैसे मान लीजिए एक सतह है, उस सतह पर आप पानी ढोल दीजिए, जैसे मान लीजिए फर्श पे पानी फैला दीजिए, आप पाओगे कि 1 घंटे के बाद सारा पानी उड़ गया, साफ हो गया, एकदम फर्श सूख जाता है। अरे बेटा फर्श पे यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कैसे आया? यहाँ पानी उबल तो नहीं रहा था, फिर उड़ कैसे गया? इसका मतलब है उस वाटर को इतनी हीट मिल गई कि वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट का मतलब होता है कि क्वांटिटी के अंदर, या यूं कहें वो एनर्जी जिसको किसी भी सब्सटेंस को अगर देते हैं तो वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रूप बदल लेता है, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि वो टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा। अगर मान लो 0 है तो 0 पे ही आपको उसका रूप बदलना है, 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पे ही उसका रूप बदलना है। टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस था उसकी जगह आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया और उसके बाद उसकी फॉर्म बदल रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी टेम्परेचर तो फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर में चेंज किए बिना पानी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए जितनी क्वांटिटी में हीट चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट।
जिन बच्चों को नहीं समझ में एकदम इजी वे में समझा देता हूं। तापमान में परिवर्तन लाए बिना किसी भी पदार्थ को उसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। अब मान लीजिए पानी को आपको क्या करना है, बर्फ से बदलना है, आपको सॉलिड से लाना है आपको लिक्विड में। उसको देखो, बर्फ जो होती है उसको पिघलना बोलते हैं, पिघलती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेल्टिंग। हिंदी में बोलते हैं पिघलना। तो याद रखना, जिसे ठोस रूप से द्रव में लाना है तो उसको ठोस से द्रव में लाने के लिए आप जितनी एनर्जी देते हो, जितनी हीट देते हो, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब पानी आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया, द्रव फॉर्म में आ गया। उस लिक्विड फॉर्म से आपको उस पानी को पहुंचाना है वेपर में, आर्द्रता के रूप में, गैसियस फॉर्म में पहुंचाना है। तो अब उस लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में पहुंचाने के लिए आपने उसको जितनी एनर्जी दी है उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पानी किस रूप में जाएगा? वेपर के रूप में जाएगा, और वेपर बन रही है इसका मतलब वेपराइजेशन होगा, यानी हम इसको बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद रखना, जब मैंने 2017 के अंदर जब मैंने जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप आईसीआर का पेपर दिया था तो उसमें एक सवाल आया था। सवाल क्या है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि जो बच्चे लाइव क्लास में है वो फटाफट से इसका कमेंट करके जवाब भी दे कि किसी भी सब्सटेंस को आप सॉलिड फॉर्म से, कौन सी फॉर्म से? सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। फिर रिपीट कर रहा हूं, जनरली हर एक पदार्थ की एक सीक्वेंस होता है कि याद रखना सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड से पहले वो लिक्विड में आता है, और लिक्विड में आने के बाद वो क्या आता है, लिक्विड में बदलने के बाद फिर वो गैसियस फॉर्म में आता है, ये रूप चलता है। लेकिन मान लो आप किसी पदार्थ को इतनी हीट एकदम से दे दो कि वो डायरेक्टली कहां से, सॉलिड से किस में चला जाए, गैस के फॉर्म में चला जाए। तो हमें पता है सॉलिड का लिक्विड में बदलता है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड जब गैस में बदलता है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन मैं तो एक नई बीमारी आपके लिए लेके आया हूं कि अब आपको सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनाना है, गैस बनाना है। और याद रखना आईसीआर 2016-17 का जो पेपर था जब मैंने दिया था जेआरएफ का, उसमें यही सवाल पूछा गया था प्यारे बच्चों। इसका मतलब डबल एआरओ में ये सवाल बनता है, एआरओ में ये सवाल बनता है, क्योंकि उसी लेवल का पेपर आएगा कि किसी भी सब्सटेंस को उसकी सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आप फटाफट से कमेंट करके इसका जवाब दोगे, और मेरे हिसाब से इंग्लिश मीडियम का एक भी बच्चा होगा तो उसको इजीली ये चीज याद होगी, उसमें उसको कोई इस तरह की दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फटाफट से कमेंट करिए। देखिए मैं आप ही को देख रहा हूं बेटा। देखिए सबसे पहले किसका जवाब आता है, किसी को आइडिया है? अगर नहीं है तो लिख दीजिए नो कमेंट, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, जरूरी नहीं हर चीज हमें आए। हाँ जी सर ऑप्शन अच्छा, अन्नू निठारवाल कह रही है कि सर ऑप्शन दीजिए। चलो ऑप्शंस देते हैं। जैसे अब ऑप्शन क्या दूंगा बेटा, ऑप्शन में ये दो ऑप्शन तो आपको पता है, बोर्ड पर लिख दिया है, अब तीसरा बोलते ही तो आप जवाब दे दोगे। चलो कोई बात नहीं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब सॉलिड से गैस में जाना, और अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और अगर सॉलिड से गैस में जाता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। वाह वेरी गुड, आरसी ने जवाब दे दिया है सब्लिमेशन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर इस तरह की आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता। और अब एक जवाब और आ गया है, बिल्कुल ऊर्ध्वपातन दे दिया है हिंदी में। बताइए बच्चे कितने होशियार हैं, हिंदी में ऊर्ध्व, हिंदी का जवाब भी आ गया है, बहुत बढ़िया, गजब। अन्नू भी जवाब दे रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कपूर की बात करते हैं, अरे कपूर को तो सारे लोग जानते होंगे। कपूर को आपने देखा होगा कि कपूर कभी भी लिक्विड फॉर्म में देखा है क्या आपने? जनरली कपूर जो होता है वो या तो सॉलिड होता है। जैसे आप कपूर की टेबलेट लेके आइए, उसको अपने रूम में रखिए, या आपने बाथरूम में या सिंक में रखा होगा, तो आपने पाया होगा कि जो टैबलेट होती है वो पड़े पड़े धीरे धीरे खत्म हो जाती है, सारी जगह स्मेल रहती है उसकी, लेकिन वो आपको डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जा रही है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन उसको बोलते हैं। तो याद रखना ये सब्लिमेशन जो वर्ड आता है इसका भी ध्यान रखना, इसका मतलब होता है सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाना। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो याद रखना कपूर है आपका, इसका ही एग्जाम्पल है। और अच्छा लगता है जब आप इस तरह से क्लास में एड ऑन होके इस तरह से कमेंट करते हुए, रीड करते हो या पढ़ते हो, तब ज्यादा मजा आता है।
तो लेटेंट हीट ऑफ जो आपकी फ्यूजन और वेपराइजेशन है, इन दोनों का हमने पढ़ लिया है। अब देखो ध्यान रखना, वाटर की जो सॉलिड फॉर्म होती है वो होती है आइस। क्लियर है मामला? और याद रखना आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे बनती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे बनती है। यानी कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो जो पानी होता है, अगर मुझे उसे आइस से यानी कि ठोस रूप से मुझे उसको लिक्विड फॉर्म में लाना है, कौन सी फॉर्म में लाना है? मुझे उससे लिक्विड वाटर बनाना है, तो मैं इसको कितनी एनर्जी दूं कि इसका पानी का जो है वो आइस से सीधा सीधा उसका लिक्विड फॉर्म में वाटर बन जाए? तो याद रखना इसके लिए मुझे चाहिए होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि अगर पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर रिपीट कर रहा हूं, तापमान कभी बदलता नहीं है। अगर मान लीजिए वो जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई है और 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं पानी को 1 ग्राम पानी को अगर 80 कैलोरी एनर्जी अगर मैं दे देता हूं तो वो पानी फटाक से कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और मजे की बात यह है कि यहां जो पानी बनेगा उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या आपकी लेटेंट हीट का जो नियम था कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्या वो फॉलो हो रहा है? देखते हैं, देखिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये उसकी एक स्टेट फॉर्म थी, इससे हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आया है क्या? दोनों जगह बिल्कुल नहीं आया। इसका मतलब ये इसकी लेटेंट हीट है। लेकिन लेटेंट हीट में भी कौन सी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखना एग्जाम में यही सवाल पूछा है, एग्जाम में यही सवाल पूछा हुआ है कि वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है। बच्चे कहते हैं अरे यार ये तो मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं था, लेटेंट हीट तो पढ़ा दिया था, ये नहीं पढ़ाया था। ध्यान रखना सवाल डेफिनेशन से ज्यादा आता है एग्जाम्पल में से। कहां से आता है? एग्जाम्पल से। और यहाँ वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि वाटर का, याद रखना 0 डिग्री क्या होता है? ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये वाटर का क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और याद रखना वेपोराइजेशन में हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। कौन से पॉइंट की बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी मान लीजिए पानी गर्म है और उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। और अब इस पानी को मुझे कहां पहुंचाना है? याद रखना अभी ये पानी लिक्विड फॉर्म में है और अब मैं चाहता हूं कि ये गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चला जाए। मैंने इस पानी को एनर्जी दी है, ध्यान रखना, 540 कैलोरी। कितनी कैलोरी दी है? 540 कैलोरी मैंने इसको दे दी है। जैसे ही वाटर को इस पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी को 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम पानी को 540 कैलोरी मिलती है, वो फटाक से कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। और यहाँ जो गैसियस फॉर्म होती है वाटर की, उसका टेम्परेचर भी कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी अपनी लिक्विड से कौन सी फॉर्म में चला गया? गैसियस फॉर्म में। और उसका टेम्परेचर भी याद रखना कितना है? 100 का 100। इसका मतलब वाटर की जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है बेटा, ध्यान रखना वो कितनी है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। ये आपको याद रखनी है। ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 80 वाला भी है और ये जो 540 वाला है, ये दोनों के दोनों अति आवश्यक क्वेश्चंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, आरसी का कोई जवाब आया सर जी 9%। अच्छा आरसी, आप जो 9% कह रहे हो बेटा, वो कंसेप्ट एक अलग कंसेप्ट है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि आप बाद में कंफ्यूज हो कि सर ये आपने बताया ही नहीं था, क्या मामला था। चलो ये भी आपका क्लियर कर देता हूं, डाउट दिमाग में रखना ही, ये डाउट जो है वो ऑलवेज आपका नुकसान करता है। देखो एक चीज समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो होता है वॉल्यूम। क्या होता है? एक तो हम बात करते हैं टेम्परेचर की, एक हम बात करते हैं वॉल्यूम। आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का बेटा सीधा सीधा मतलब होता है उसके आयतन। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन, कि जो भी आपका सब्सटेंस है उसका जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल आयतन कितना है, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीटर की, एक जैसे आपने बचपन में घर पे देखी हो कि दूध नापने के लिए आप एक नाप का उपयोग करते हैं, जिसको 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर की ऐसा कुछ है, या लोटा जो होता है आपने देखा होगा, आधा किलो का लोटा, 1 किलो का लोटा, इस तरह से देखा होगा आपने।
तो यानी कि जब मैं इसमें कोई भी चीज डालता हूं तो इसके जो अंदर का टोटल वॉल्यूम है, इसके अंदर जो भी पदार्थ आएगा उसका जो वॉल्यूम है, मान लेते हैं वो 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर है। यानी वो इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। मैंने क्या किया, इस पात्र को जो मेरे पास है, मेरे हाथ में है, इसको यहां तक पूरा यहां तक भर दिया है। पूरा यहां तक क्या कर दिया? भर दिया है। अब क्या किया, धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको मैं धीरे धीरे घटा रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं। आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी पदार्थ का जब तापमान आप कम करते हो तो वो सिकुड़ता है, और किसी भी पदार्थ को जब आप गर्म करते हो तो वो फैलता है। जैसे मान लो कोई भी चीज बिल्कुल इसके अंदर आ रही है और आपने इसको गर्म किया, गर्म करने पर क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो फैल रहा है, इसका मतलब इसका आयतन बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय आपने बनाई होगी, दूध आपने गर्म किया होगा, एक तपेला लेते हो, उसमें थोड़ा दूध, थोड़ा पानी पत्ती डालते हो, और जैसे ही नीचे से आप गर्म करना स्टार्ट करते हो, आपने देखा होगा दूध उफनकर बाहर निकल जाता है। इसका मतलब पहले जो दूध उसके अंदर पड़ा हुआ था, अब उसका आयतन जो है वो बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से उफन के बाहर निकल रहा है ना। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि किसी भी चीज को गर्म करोगे तो इसका मतलब उसका आयतन बढ़ता है, और किसी भी चीज को जैसे आप नीचे से स्टोव को बंद करते हो तो आपने देखा होगा उफनता हुआ दूध फट से नीचे चला जाता है। यानी ठंडा करने पर आयतन क्या होता है? कम होता है। तो पानी के केस में भी हम वही बात करना चाह रहे हैं। बोले सर इसका क्या मतलब है? जब पानी का टेम्परेचर आप लोग कम करते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है, अब आप क्या करते हो, इसका जो टेम्परेचर है बेटा उसको कम कर रहे हो, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? इसका वॉल्यूम भी घटेगा। पानी को ठंडा करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अब मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे इसके टेम्परेचर को कम करते करते मैं पहुंच गया 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पहुंच गया। और मैं देखता हूं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं पहुंचता हूं, यहां तक इसका जो तापमान जैसे जैसे मैं कम करता गया, वैसे वैसे इसका जो वॉल्यूम है बेटा वो घटता चला गया। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, उस टाइम पर इसका जो वॉल्यूम होता है पानी का, याद रखना वो मिनिमम हो जाता है। यानी कि पानी का वॉल्यूम इससे कम नहीं हो सकता। फिर क्लियर कर रहा हूं, पानी को जैसे जैसे मैंने ठंडा किया है, वैसे वैसे उसका जो वॉल्यूम है बेटा वो घट रहा था, कम हो रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे ही मैं 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, पानी का वॉल्यूम जितना कम हो सकता था उतना कम हो गया है। बोले सर टेम्परेचर तो हम अब भी और कम कर सकते हैं। बोल बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आ जाते हो। कितने डिग्री सेल्सियस पे लाते हो? 0 डिग्री पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, बर्फ नहीं बनती है। बर्फ कितने पे बनती है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बर्फ का निर्माण होगा। अगर पानी के मॉलिक्यूल की बात करें तो पानी का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होता है। ध्यान रखना, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो इस तरह से प्रेजेंट रहता है। H2O जो आप पढ़ते हो ना, आप तो शॉर्ट में H2O पढ़ लेते हो, लेकिन H2O कभी ऐसे थोड़ी रहता है, एक्चुअल में वो इस फॉर्म में रहता है। काफी बार याद रखना एग्जाम में सवाल आता है कि जो पानी होता है वो क्या इस रूप में रहता है क्या? अरे बेटा कभी भी लीनियर फॉर्म में नहीं होता, लाइन में नहीं होता है। याद रखना वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से वी शेप में रहता है। और यहाँ जो ये हाइड्रोजन वाले दोनों बंद होते हैं ना, इन दोनों बंद के बीच में जो कोण बनता है वो 105 डिग्री का बनता है। और ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन वाले जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो कितने डिग्री का होता है? बोले 105 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है। क्लियर है मामला? अब होता क्या है, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा तो बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी यहां से लेकर, जैसे इस वाटर के मॉलिक्यूल, पूरा जो पानी का मॉलिक्यूल है ना, इस पानी के मॉलिक्यूल की अगर आप में सिंपल भाषा में बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो 2.64 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी पानी का एक अणु 2.64 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। लेकिन इसकी जो दो भुजाएं होती है इनके बीच में 0.98 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर आप कम करते जाते हो, इन बॉन्ड के बीच में धीरे धीरे दूरी कम होती जाती है और पानी का मॉलिक्यूल सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो ये बर्फ बन जाता है। और जब ये बर्फ बनता है तो इनके बीच में जो ये एंगल बना हुआ है प्यारे बच्चों, अब ये एंगल 105 ना रह के ये चेंज होना स्टार्ट हो जाता है।
और इसमें चेंज आने की वजह से पानी वापस से फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को ठंडा कर रहे थे तो इसका जो वॉल्यूम है वो घट रहा था और मिनिमम हो गया 4 पे, और 4 से नीचे जैसे ही आप इसके टेम्परेचर को लेके जाते हो तो अब इसके जो कोण है उसमें बदलाव होने की वजह से पानी सिकुड़ने की बजाय फैलने लगता है, यानी इसका जो वॉल्यूम है अब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। और जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हो तब तक पानी का वॉल्यूम लगभग लगभग 9% इंक्रीज हो जाएगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वॉल्यूम जितना होगा 0 पर पहुंचते ही उसके वॉल्यूम में 9% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है मामला? यानी मैं आपको क्लियर कर दूं, पानी को जब भी आप बर्फ में बदलोगे तो ध्यान रखना बर्फ बनते टाइम उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियरली आपको ये चीज याद रखना, कितना परसेंट बढ़ता है? 9% बढ़ता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो अब एक चीज समझना, आप चीज समझना, एक बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा है कि वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और याद रखना वॉल्यूम और जो आपकी जो डेंसिटी है इन दोनों के बीच में इन्वर्सली रिलेशन होता है। याद रखना वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है प्यारे बच्चों कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और याद रखना वॉल्यूम अगर घटता है तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये दोनों सदैव एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। वॉल्यूम और डेंसिटी क्या चलते हैं? सदैव उल्टा। अगर मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वॉल्यूम घट रहा है इसकी जो डेंसिटी होती है पानी की, बेटा ध्यान रखना, वो बढ़ती ही जाती है। और जहां वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है ध्यान रखना उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम। और यही सवाल आपको ध्यान रखना एओ में पूछा हुआ है कि पानी की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है? पानी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों ही जगह पानी की डेंसिटी कम होती है। और वाटर की डेंसिटी होती कितनी है? तो ध्यान रखना वाटर जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही इससे नीचे जाओगे अब वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। अरे बर्फ तो ठोस है तो बर्फ को तो पानी में डूब जाना चाहिए, फिर तैर क्यों रही है? तो बर्फ का पानी पर तैरने के पीछे जो कारण है बेटा वो कारण आपके सामने लिखा हुआ है कि जब बर्फ बनती है तो उसके आयतन में 9% की वृद्धि होती है। और यहाँ आयतन बढ़ा है इसका मतलब डेंसिटी क्या हो गई? घट गई। और जिसकी डेंसिटी कम होती है इसका मतलब हल्की है। अरे डेंसिटी कम होने का मतलब चीजें हल्की है, और हल्की चीजें सदैव कहाँ रहती है? ऊपर। और भारी चीजें कहाँ होती है? नीचे। मामला सेट हो गया। इसीलिए बर्फ सदैव पानी पर तैरती है। तो 9% की वृद्धि होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो 9% की वृद्धि होती है ना ये 1465 टन पर मीटर स्क्वायर का बल लगाती है। कहने का मतलब जैसे मान लो आपने एक कटोरी ली ढक्कन वाली, उसमें पानी भरा, उसके ढक्कन लगाया और फिर उसको आपने फ्रिज में रख दिया, तो जब बर्फ बनती है तो जो बर्फ है वो उसकी दीवारों के ऊपर जो बल लगाती है वो 1465 टन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स क्रिएट करती है। बहुत बड़ा फोर्स होता है, ध्यान रखना। तो ये 9% बेटा ये चीज होती है। आपको ध्यान भी रखना है कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, मिनिमम वॉल्यूम कितने पे होता है, मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है। मिनिमम वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे, मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और याद रखना बर्फ कब बनती है? 0 डिग्री पे। और इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? तो याद रखना वॉल्यूम 9% इंक्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जब ये बर्फ बनती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चीजें समझ में आ गई है तो अब अपने को लिखना भी पड़ेगा। और अगर आप लोग कह दो तो मैं बोल बोल के लिखवा दूं, बोर्ड पे लिखने की जरूरत है क्या? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, वो बोर्ड पे लिखूं या बोल बोल के लिखवा दूं? जैसा आपको कंफर्टेबल रहे वैसा हम लोग कर लेते हैं। अगर आप कहोगे कि सर आप बोल दीजिए हम लोग नोट कर लेंगे तो मैं बोल देता हूं।
आप कहोगे कि नहीं साहब नहीं चलेगा, फीस पूरी दी है, हमें तो बोर्ड पे लिखो आपने फीस ली है पूरी की पूरी, तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आपको क्या उचित लग रहा है, क्या आपको बोर्ड पे लिख के लिखवाना पड़ेगा या अदरवाइज मैं वर्बली यहाँ से बोल देता हूँ और आप लोग नोट कर लो। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या करना पड़ेगा। लगता है सबको सांप सूंघ गया है, एक की भी, सब लाइव चल रहे बेटे, बैठ के देख रहे हैं मजे से, अरे बाप रे बोल गए तो मारे जाएंगे। हाँ राइट प्लीज सर, जैसी आपकी इच्छा। चलो ठीक है लिख देते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया लेटेंट हीट होती क्या है। अब समझ लो लैंग्वेज में उसको लिख देते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट required to quantity of heat required to changing a substance from one state to another state, quantity of heat required to change a substance या unit mass of substance फ्रॉम वन स्टेट टू, बेटा स्टेट की जगह आपको कंफ्यूजन है तो फॉर्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं अंग्रेज बने ज्यादा, एकदम आराम से हिंदी में भी लिख लेना, रूप लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू सब्सटेंस, चेंज ए यूनिट सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू, इसको एग्जाम में स्टेट लिखा हुआ आएगा ध्यान रखना, स्टेट टू अनदर फॉर्म विदाउट चेंजिंग ऑफ इट्स टेम्परेचर। बोर्ड पे जो बात लिखी है हिंदी में समझा देता हूं, डब्ल्यू के जो बच्चे हैं उनको भी कंफ्यूजन नहीं आए। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ हीट का मतलब हो गया हीट की वो मात्रा जिसकी हमें आवश्यकता है, किसके लिए, चेंज ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना है, लेकिन साथ में विदाउट का मतलब होता है के बिना, विदाउट चेंजिंग ऑफ इट्स टेम्परेचर, उसके तापमान में परिवर्तन के बिना उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए जितनी क्वांटिटी की हमें हीट की क्वांटिटी या हीट की हमें आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। याद रखना लेटेंट हीट जो होती है ये जनरली हम दो टाइप की हीट पढ़ेंगे, कितने टाइप की हीट पढ़ेंगे, जिसमें एक हम पढ़ेंगे लेटेंट, एक हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फटाफट से इसको नोट कीजिए, उसके बाद में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन और लिखवा देता हूं, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और आपका लेटेंट हीट का टॉपिक भी आज हो जाएगा खत्म, समझाने का काम हो चुका है। इसको देखते हैं कितनी स्पीड से आप नोट करते हो, फटाफट कीजिए नोट, स्पीड से उतारो बेटा, जितना जल्दी उतारोगे उतना जल्दी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। हाँ कविता कह रही है सर हम लिख लेंगे, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बच्चों की मुझे जरूरत है जो मेरे से कम काम करवाए, है ना, जितना काम मेरे से कम करवाओगे उतना अच्छा है यार। कर दूं नेक्स्ट, ओके डन, आगे चलते हैं। थोड़ा तो स्पीड से अपने को बढ़ना ही पड़ेगा, स्पीड से नहीं चलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। पहले नंबर पे क्या आता है, पहले नंबर पे आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोले सर फ्यूजन का मतलब क्या था, फ्यूजन का मतलब था सर हमें सॉलिड जो फॉर्म थी उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, कौन सी फॉर्म में जाना है, लिक्विड फॉर्म में जाना है।
और ये जो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाते हैं ये कितने डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और याद रखना ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी को तो बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं 0 डिग्री को? इसको बोलते हैं पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलने वाला बिंदु, याद रखना। और याद रखना इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसी को? फ्रीजिंग पॉइंट भी इसी को बोलते हैं। यानी पानी जमता भी इसी पे है और पिघलता भी इसी टेम्परेचर पे है। कितने पे? 0 पे पिघलता है। अब बना देते हैं इसकी डेफिनेशन। आ जाइए इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। यानी डेफिनेशन हो जाएगी क्वांटिटी ऑफ हीट required to change a substance या change a unit mass of substance at its melting point from solid state to liquid without changing its temperature। देखो जो डेफिनेशन पहले लिखी है वही डेफिनेशन अब लिखी है। ऐसा तो है नहीं कि इसके 4 चांद लगा दूंगा, जो होती है डेफिनेशन तो वही होगी। बोले क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, बस ऐड क्या किया है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हम चर्चा कर रहे हैं 0 की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? 0 की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो आगे मैंने लिखा है सॉलिड स्टेट। देखो पहले हमें फॉर्म का पता ही नहीं था, क्योंकि 2 टाइप की फॉर्म थी, तो हमने कहा वन फॉर्म टू अनदर, सीधा सा लिख दिया है लेटेंट हीट में। लेकिन फ्यूजन का हमें पता है सॉलिड से लिक्विड में ही ले जाना है, तो वन की जगह तो लिख दिया सॉलिड, और याद रखना अनोदर की जगह लिख दिया लिक्विड। बाकी वही है, विदाउट चेंजिंग ऑफ इट्स टेम्परेचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना, लेटेंट ऑफ हीट जो फ्यूजन होता है जरूरी नहीं है सॉलिड से लिक्विड में ही जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये लिक्विड से वापस से किस में आए, सॉलिड में, या सॉलिड से किस में जाए, लिक्विड से। फर्क इतना सा है कि जब हम इसको सॉलिड से लिक्विड में भेजते हैं तब तो हमको इसको एनर्जी देनी है, लेकिन जब ये लिक्विड से वापस सॉलिड में आता है तब ध्यान रखना ये खुद एनर्जी को रिलीज करता है। आपने 2 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी होगी, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। याद रखना आप 2 टाइप की रिएक्शंस आपने पढ़ी होगी ना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करती है, और ऐसी जो एनर्जी को होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। याद रखना, तो अगर सॉलिड से लिक्विड में जाता है तब तो इसको एनर्जी हम लोग देंगे, लेकिन जब ये लिक्विड से सॉलिड में आता है तो ये खुद एनर्जी को क्या करके जाता है, रिलीज करता है। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का एक रूप से दूसरे रूप में जाने के लिए जिम्मेदार तो एनर्जी ही होती है। अगर उसको एनर्जी मिल जाती है तो एक रूप बना लेता है, एनर्जी अगर उससे छीन ली जाती है तो दूसरे रूप में चला जाता है। मामला क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों ही ध्यान रखना, जब चाहिए तब भी कितनी चाहिए होती है वाटर को, 80, और जब ये देता है तब भी कितनी रिलीज करता है, 80। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना कि वाटर की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी होती है, वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। एक्चुअल डेटा की अगर अपन बात करें तो एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो होती है 79 पॉइंट समथिंग, 79 पॉइंट समथिंग। तो आप बेटा कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने बना दिया है पूरा 80। कितना बना दिया है? पूरा 80। और एग्जाम में आपको 80 ही मिलेगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया है। क्लियर है मामला? इसके बाद लास्ट आपका आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आज की क्लास का लास्ट छोटा सा टॉपिक और लिख लीजिए, ये हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद रखना वेपर फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है, याद रखना ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे होगी ये रिएक्शन? बॉइलिंग पॉइंट पे। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अब हम लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ हीट required to
change a unit mass of substance at its boiling point from liquid to gaseous form या gaseous state without changing its temperature. Is that clear? I hope you enjoy the session. And last one is the example of heat of vaporization. जो वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है दैट इज 54 कैलोरी 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम पानी को 540 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये आपका हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड सब्लिमेशन का मीन होता है डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज शुभ रात्रि। मिलते हैं कल इसी समय एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। क्या इसमें किसी को किसी तरह की कोई डाउट है? अगर नहीं है तो फटाफट से कमेंट करके कह दीजिए कि कोई इशू नहीं है, ताकि क्लास को खत्म कर पाए। और अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो सर, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, नो।